आज मेरे बेटे अमर की शादी थी। अमर जिस लड़की से शादी करने जा रहा था वो उसके ऑफिस में ही काम करती थी। ये शादी लव अरेंज मैरिज थी। नताशा बहुत ही प्यारी, सुंदर और सभ्य लड़की थी। जब मैं पहली बार नताशा से मिली तो मुझे नताशा बहुत अच्छी लगी और मैंने अमर की पसंद की तारीफ़ की। और नताशा मेरी छोटी बेटी, जो कि अमर से 2 साल छोटी थी, उसे भी अपनी होने वाली भाभी बहुत पसंद आई। गर्मी का मौसम था। जून के महीने में अमर नताशा की शादी की तारीख निकली थी। ज़्यादा गर्मी होने के कारण कूलर, तूफान, फैन का इंतज़ाम करवाया गया तथा फंक्शन छत पर रखवाया ताकि किसी भी रिश्तेदार को गर्मी के कारण परेशान ना हो। घर में हंसी मजाक, नाच गाने का माहौल था, जिसे देखकर मन खुशी से आनंदित था। और अपने बेटे अमर को दूल्हे के रूप में देखकर मैं फूली ना समा रही थी। अमर नताशा को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। दुल्हन बनी नताशा एकदम स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। खूब धूमधाम से उसका स्वागत किया गया और फिर बाकी के रीति रिवाज पूरे किए गए। अमर बहुत खुश था नताशा के साथ शादी करके। अमर नताशा को बहुत चाहता था, नताशा भी अमर को बहुत चाहती। अब नताशा मेरे घर की बहू बन चुकी थी। नताशा के आने से घर में रौनक आ गई थी और मेरी बेटी स्वीटी की भी अपनी भाभी नताशा के साथ अच्छी बनती थी। नताशा ने पूरा घर संभाल लिया। मुझे तो घर का कोई भी काम ना करने देती, खुद ही पूरा काम संभालती। स्वीटी कॉलेज जाती थी। कॉलेज से आने के बाद ही अपनी भाभी नताशा की काम में हेल्प कर पाती। नताशा ने शादी के बाद ही ऑफिस छोड़ दिया था और उसने घर में अपने आप को ढाल लिया था। मैं घर के काम में हेल्प करने की कोशिश करती तो मुझे ज़बरदस्ती काम से हटा के बैठा देती और कहती कि अब मम्मी आप आराम करो, बहुत काम कर लिया आपने, अब मैं सारा काम खुद ही संभाल लूँगी। नताशा मेरा बहुत ध्यान रखती। नताशा का सेवा भाव देखकर मेरा मन गदगद हो गया, क्योंकि नताशा मुझे काम नहीं करने देती थी। इसीलिए मैंने नताशा की हेल्प के लिए एक मेड रख ली। घर में सब अच्छा चल रहा था। मैं भगवान का रोज़ धन्यवाद करती और विनती करती कि हमेशा मेरे परिवार को बुरी नज़र से बचा के रखना। हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। नताशा ने मुझसे कहा कि वो स्वीटी के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती है। मैंने हाँ कर दी। नताशा और स्वीटी शॉपिंग पर चली गई। शाम होने को थी। नताशा और स्वीटी अभी तक घर नहीं आए। मैंने फ़ोन भी किया परंतु उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं परेशान होने लगी। जब काफ़ी समय होने पर नताशा और स्वीटी नहीं आए तो मैंने अमर को फ़ोन मिलाया। अमर रास्ते में ही था। जब अमर घर पर आया तो मैंने उसे सब बातें बताईं। जैसे ही अमर उन दोनों को ढूंढने के लिए चलने लगा तभी दरवाजे पर नज़र पड़ी। देखा कि नताशा खड़ी है। नताशा घर के अंदर आई और उसकी हालत अस्त व्यस्त थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा और अमर का मन घबराने लगा, क्योंकि स्वीटी नहीं आई थी और नताशा की भी बुरी हालत थी। मैंने और अमर ने बहुत कोशिश नताशा से जानने की कि स्वीटी कहाँ है और उसकी खुद ही हालत इतनी बुरी कैसे हो गई, परंतु नताशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसे बेहोशी छाने लगी और नताशा बेहोश हो गई। अमर ने डॉक्टर को फ़ोन करके घर पर बुलाया। डॉक्टर ने आकर नताशा का चेकअप किया और कहा कि कुछ नहीं हुआ है, शायद थकान की वजह से बेहोश हो गई है, इन्हें अपने आप होश आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर चला गया। मैं और अमर परेशान थे। नताशा के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे पर नताशा को होश नहीं आ रहा था। अमर स्वीटी को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। इधर मैं नताशा के होश में आने का इंतज़ार करने लगी। आधी रात बीतने के बाद भी नताशा को होश नहीं आया। मैं तो रोने लगी थी कि पता नहीं क्या हुआ है और ना जाने स्वीटी कहाँ होगी। अमर बार बार फ़ोन करके नताशा के होश में आने का पूछ रहा था, क्योंकि स्वीटी उसे नहीं मिल रही थी। सुबह 4 बजे के आसपास नताशा को होश आया। मैंने तुरंत ही अमर को फ़ोन करके आने के लिए कहा। अमर बदहवास घर पर आया। उसे स्वीटी नहीं मिली थी। नताशा को होश आ गया था।
अमर ने नताशा से पूछा कि स्वीटी कहाँ है और क्या हुआ था। तब नताशा ने रोते रोते कहा कि स्वीटी उसे शॉपिंग के बाद एक सुनसान इलाके में लेकर गई थी। स्वीटी ने कहा था कि वो जगह बहुत शांत और अच्छी है, वहाँ घूम के आते हैं, और हम दोनों वहाँ घूमने के लिए चली गईं वहाँ। परंतु पता नहीं स्वीटी को क्या हुआ कि पागलों की तरह हरकतें करने लगी और मुझे मारने के लिए दौड़ने लगी। तब मैं अपनी जान बचा के भाग आई। नताशा की सारी बातें सुन के मैं चौंक गई। अमर नताशा को और मुझे लेकर उस स्थान पर गया जिसके बारे में नताशा ने बताया। हम वहां जाकर स्वीटी को ढूंढने लगे। बहुत मुश्किल से स्वीटी हमें मिली। बेटी को देखते ही मेरा सिर चकराने लगा। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। स्वीटी पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। बड़ी मुश्किल से स्वीटी को संभालकर डॉक्टर के लेके गए, जहां पर डॉक्टर ने मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह दी। फिर हम मनोचिकित्सक के पास गए। डॉक्टर ने स्वीटी को इंजेक्शन लगाया और दवाइयां दे दी। इंजेक्शन लगने से स्वीटी को नींद आ गई थी। तब डॉक्टर ने कहा कि मैंने स्वीटी की हालत के हिसाब से दवाइयां और इंजेक्शन दे दिए हैं। अब तो स्वीटी के होश में आने पर पता चलेगा कि दवाइयों का कितना असर हुआ है। अब सब स्वीटी के होश में आने का इंतजार करने लगे। इधर नताशा अपने आप को कोस रही थी कि क्यों स्वीटी की बात मानकर उस सुनसान स्थान पर गई। हमने नताशा को समझाया कि वो अपने आप को ना कोसे। काफ़ी देर बाद स्वीटी को होश आ गया। वो नॉर्मल थी, परंतु किसी से बोली नहीं, वो गुमसुम हो गई थी। हमने बहुत कोशिश की कि स्वीटी कुछ बात करे। स्वीटी तो जैसे बुत बन गई थी। मनोचिकित्सक ने कहा कि स्वीटी नॉर्मल है, पर शायद उसे कोई सदमा लग गया है। उस पर किसी तरह का प्रेशर मत डालो। सब स्वीटी के साथ नॉर्मल तरीके से रहो। स्वीटी की दवाइयाँ चलती रहेंगी। धीरे धीरे स्वीटी सदमे से बाहर आ जाएगी। बस इतना ध्यान रखना कि घर में कोई तनाव ना हो। घर का वातावरण खुशनुमा बना के रखना और स्वीटी को कभी अकेले मत छोड़ना जब तक वो सदमे से बाहर नहीं आ जाती। उसका बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम स्वीटी को लेकर घर आ गए। हम सब स्वीटी का ध्यान रखने लगे। हम सब नॉर्मल रहते, स्वीटी के साथ घर में खुशी का माहौल रखते। बस यही कोशिश करते कि स्वीटी को कोई परेशानी ना हो। और फिर स्वीटी की दवाइयाँ तो चल ही रही थी। हम भी इंतज़ार में बैठे थे कि काश वो दिन जल्दी आए जिस दिन स्वीटी इस सदमे से बाहर आए। लेकिन इन दिनों मैंने नोटिस किया था कि जब भी नताशा स्वीटी के पास जाती तो स्वीटी डरी डरी रहती। तब मैंने और अमर ने नताशा को समझाया कि वो स्वीटी के पास कम जाया करे, क्योंकि हम सब तो जल्द से जल्द स्वीटी का सही होना चाहते थे। नताशा समझदार बहू थी। नताशा ने हमारी बात का बुरा नहीं माना और समझ गई, क्योंकि नताशा भी स्वीटी की बहुत फिक्र करती थी। 1 साल बीत गया, दूसरी साल चल रही थी। अमर नताशा की शादी को इसी बीच हमारे घर एक नन्ना मुन्ना मेहमान भी आ गया। नाम रखा रूहान। रूहान के आने से घर में चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। पर यह खुशी दोगुनी हो जाती यदि स्वीटी पूरी तरह स्वस्थ हो जाती। पर खैर, धीरे धीरे स्वीटी में सुधार आ रहा था। पर अब भी वो इस स्थिति में नहीं आई थी कि वो बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी साल के कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। उस दिन मेरी बहन की लड़की मेरे घर आई हुई थी, रेखा। रेखा ने नताशा से कहा कि चलो भाभी, मुझे अपना शहर घुमा कर लाओ। नताशा के पूछने पर मैंने भी हाँ कर दी, पर मुझे नहीं पता था कि फिर से कोई हादसा होने वाला है, वरना मैं नताशा और रेखा को जाने ही नहीं देती। उस दिन भी शाम होने को थी, पर नताशा और रेखा नहीं आई। मैंने घबराकर अमर को फ़ोन पर सारी बात बता दी। अमर तुरंत ही नताशा और रेखा को ढूंढने निकल पड़ा। अमर उस सुनसान जगह भी गया जहां पिछले साल स्वीटी मिली थी, पर नताशा और रेखा का कोई पता ना चला। अमर थक हार कर घर आया ही था कि पीछे पीछे नताशा घर के अंदर आ गई और फिर से उसकी अस्त व्यस्त हालत। हमारे पूछने पर वो फिर से बेहोश हो गई थी। अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास होश में आने पर नताशा ने बताया कि रेखा और मैं एक पार्क में बैठे थे। तब रेखा ने मुझे आइसक्रीम लाने के लिए भेज दिया, पर जब आइसक्रीम लेकर मैं वापस आई तो वहाँ पर रेखा नहीं थी और मेरे पीछे से किसी ने मुझ पर कुछ दे के मारा था, जिसके कारण मैं बेहोश हो गई थी। और जब होश आया तो मैं एक काली माता के मंदिर से कुछ ही दूरी पर पड़ी हुई थी
होश आने पर मैंने रेखा को बहुत ढूंढा पर वो वहाँ नहीं मिली। फिर मैं डर के मारे वापस घर आ गई। ये सब बातें बताते बताते नताशा रो पड़ी। हमने नताशा को शांत कराया और नताशा के साथ उसे वहाँ ले गए जहाँ नताशा ने बताया था कि वो कहाँ बेहोश पड़ी थी। उसे वहाँ ले जाकर हमने रेखा को ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार रेखा हमें मिल गई, लेकिन उससे भी स्वीटी जैसी स्थिति में देखकर हम चौंक गए और फिर स्वीटी की तरह रेखा का भी मनोचिकित्सक के पास इलाज शुरू हो गया और हम सब स्वीटी की तरह ही रेखा का भी सदमे से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। मेरी बहन अपनी बेटी रेखा को अपने साथ अपने घर ले गई, पर जाते जाते मुझे सुना गई, तुम्हारी बहू झूठ बोलती है, खुद तो सही सलामत है पर मेरी बेटी रेखा की हालत ख़राब कर दी है। ज़रूर नताशा कुछ छुपा रही है। इस बात पर मेरी सास की अपनी बहन से कहासुनी हो गई। वो रेखा को लेके गुस्से में चली गई। इधर मैं बेचैन रहने लगी कि मेरी बहू नताशा तो बहुत अच्छी है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। रह रहकर तरह तरह के ख्याल मेरे मन में आने लगते, पर मैंने अपने दिमाग के गलत ख्यालों को निकाल दिया क्योंकि नताशा भी दुखी थी स्वीटी और रेखा को लेकर। नताशा का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि उसे यही लग रहा था कि उसकी वजह से स्वीटी और रेखा के साथ हादसा हुआ है। पर मैं नताशा को अपनी बहू के साथ उसे बेटी भी मानती थी, इसीलिए मैंने नताशा को समझाया कि चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। समय बीत रहा था। फिर तीसरे साल की कार्तिक पूर्णिमा आई। उस दिन अमर मेरे पास आया और कहने लगा कि माँ, नताशा बाहर घूमने की जिद कर रही है। मैं और नताशा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग भी करते आएंगे। अब तो मेरे दिल में बेचैनी हो गई। मैंने नोटिस किया था कि स्वीटी और रेखा के साथ जो दुर्घटना हुई थी उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। आज भी कार्तिक पूर्णिमा है। मैंने अमर से इस बारे में बात की, पर अमर ने मुझसे कहा, माँ, वो इत्तेफाक था कि दोनों घटनाएं कार्तिक पूर्णिमा को हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर आज तो मैं जा रहा हूँ नताशा के साथ, कुछ गलत नहीं होगा। और मुझे समझा के अमर नताशा के साथ चला गया। रूहान को मैंने अपने पास ही रख लिया था। रूहान अभी छोटा है, वो अपने मम्मी पापा को परेशान कर देगा और फिर मेरा भी रूहान के बिना मन नहीं लगता था। जिस बात को लेकर मेरा मन घबरा रहा था, उस दिन फिर से वही बात हो गई। अब की बार इस दुर्घटना का शिकार मेरा बेटा अमर हो गया था। अब तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अब तो हर कोई नताशा पर उंगली उठाने लगा। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। नताशा का रो रो के बुरा हाल था। वो बार बार यही कहे जा रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया है। नताशा अमर का हाल देखकर खुद को कोस रही थी। नताशा ने लोगों के ताने सुन सुनकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैं अलग परेशान थी। मेरे घर का हाल बहुत ख़राब हो गया था। मेरे मन में नताशा को लेकर तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे, पर उसकी आंखों में, उसकी बातों में मुझे दर्द और सच्चाई महसूस हो रही थी। तब मैंने हिम्मत करके तमाम बुरे विचारों को इग्नोर किया, नताशा को संभाला और लोगों के मुंह बंद करे कि मेरी बहू के खिलाफ अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तब मैंने और नताशा ने मिलकर स्वीटी अमर को संभालना शुरू किया। हम दोनों सास बहू ने ठान लिया था कि स्वीटी और अमर को सही करके ही दम लेंगे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। फिर से कार्तिक पूर्णिमा आई। रूहान को बुखार आ गया था। नताशा रूहान को डॉक्टर के यहाँ ले जाने लगी तो मैंने भी साथ चलने को कहा, परंतु नताशा ने मुझसे कहा कि मम्मी, मैं रूहान को दिखा लाऊंगी डॉक्टर के, आप घर पर रहकर अमर और स्वीटी का ध्यान रखें। मैं नताशा के साथ जाना चाहती थी, पर नताशा जिद करके खुद ही रूहान को लेकर चली गई। लेकिन मेरा मन अशांत हो गया था क्योंकि उस दिन भी कार्तिक पूर्णिमा थी। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं नताशा के पीछे पीछे जाऊंगी उनका ध्यान रखने के लिए, और ये सोचकर मैं एक पड़ोसन को घर पर बिठाकर नताशा के पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा कि नताशा डॉक्टर के जाने के बजाय रूहान को लेकर कहीं और जा रही थी। अब तो मुझे घबराहट होने लगी। मैं भी छुपते छुपाते नताशा के पीछे जा रही थी।
मैंने देखा कि नताशा एक ऊबड़-खाबड़ खंडर की तरफ जा रही है, रूहान को लेकर। जैसे ही मैंने खंडर में प्रवेश किया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मेरी हालत खराब हो रही थी। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकलने जा रही थी कि मैंने अपने हाथों से अपना मुंह भींच लिया। मैंने देखा कि नताशा के बाल बिखर गए थे और नताशा की आंखों से खून बह रहा था। उसका रूप रंग एकदम भयानक हो गया था और वो भयानक हंसी हंस रही थी। फिर मैंने देखा कि वो रूहान की तरफ जा रही थी। मैं डर गई थी, परंतु रूहान को देखते ही ना जाने कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत आ गई और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दौड़ने लगी। रूहान की तरफ पर देखते ही नताशा रूहान को देखकर थोड़ी दूरी पर ही रुक गई थी। मैंने आओ देखा ना ताओ रूहान को गोद में उठाकर भागने लगी। मेरे पीछे पीछे नताशा भी दौड़ रही थी, पर मैंने तो हनुमान चालीसा का पाठ करना ना तो बंद किया और ना ही दौड़ना। रास्ते में एक मंदिर मिला और मैं रूहान को लेकर मंदिर के अंदर घुस गई। तब मैंने मंदिर में घुसकर पीछे मुड़ के देखा तो नताशा बाहर ही खड़ी खड़ी डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी और मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही थी। मैंने रूहान के साथ मंदिर में ही शरण ली। तब मेरी नज़र रूहान के गले पर पड़ी। रूहान के गले में हनुमान जी का लॉकेट था। अब मेरी समझ में आ गया था कि नताशा रूहान को इसीलिए नुकसान नहीं पहुंचा पाई क्योंकि रूहान के गले में हनुमान जी का लॉकेट था। अब पूरी रात मैंने और रूहान ने मंदिर में ही बिताई। सुबह 4 बजे के आसपास मैंने देखा कि नताशा नॉर्मल हो रही थी। मैंने देखा कि नताशा अपने आप को देख देख कर रो रही थी। नताशा जब मुझे सही लगने लगी तो मैं मंदिर के अंदर ही खड़े खड़े उसके सामने गई। मुझे देखकर नताशा चौंक गई और फिर दौड़ती हुई नताशा मंदिर के अंदर आ गई और मुझसे गले लग के रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मैं बड़ी हैरानी से उसको देखे जा रही थी क्योंकि नताशा बेतहाशा रोए जा रही थी, माफ़ी मांगे जा रही थी। मैंने नताशा को शांत कराया और उससे पूछा कि यह सब क्या था, तुम्हारा ये रूप भी है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। सब घटनाओं को अंजाम तुम देती रही और हमेशा उस घटना की एवज में एक नया बहाना बनाती रही। हम सब तुमसे कितना प्यार करते थे, पर तुमने तो हम सबको जीते जी मार डाला। आखिर क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? सब लोग तुम्हें गलत बोलते रहे, पर मैंने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा तुम्हारा ही हमेशा फेवर किया। फिर क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? और अगर मैं आज तुम्हारे पीछे ना आती तो मुझे तो तुम्हारा ये रूप कभी पता ही नहीं चलता। अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा तुमने। वो तो मैं रूहान को लेकर भाग निकली और ईश्वर की कृपा से रूहान ठीक है, वरना तुम तो रूहान को भी अपना शिकार बना लेती। बताओ मुझे आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तब नताशा फिर से रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। तब मैंने फिर से उसे शांत कराया और सब बात बताने को कहा। तब नताशा ने बताया कि एक बार की बात है, जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो एक बार उनका कॉलेज राजस्थान टूर पर गया था। मैं भी उस टूर पर गई थी। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े किले थे जिन्हें देख देख कर बहुत अच्छा लग रहा था। इस पिकनिक का हम सब बहुत आनंद उठा रहे थे। हम सब किलों के अंदर भी घूमने लगे तो हमारे टीचर्स ने हमें सचेत करते हुए कहा कि सब एक साथ रहना और किलों के ज़्यादा अंदर मत जाना। कोई भी अकेला इधर उधर ना घूमे क्योंकि कोई कोई किला ऐसा था जहाँ पर ज़्यादा घूमने की मनाही थी। हम सभी स्टूडेंट्स घूम रहे थे। किलों के अंदर घूमते घूमते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे शुरू से ही ऐसी जगह पसंद थी और मैंने देखा कि किले के अंदर एक दरवाज़ा था। मैं जानना चाहती थी कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। मैंने जब अपने फ्रेंड सर्कल से कहा कि चलो दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो सबने मना कर दिया और मुझे भी मना करते हुए टीचर्स की चेतावनी याद दिलाई। पर मैं बहुत उत्सुक थी ये जानने के लिए कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। सब स्टूडेंट्स बाहर जाने की तरफ थे, पर मैंने टीचर्स और दोस्तों की बात को नज़रअंदाज करते हुए सबकी नज़रों से बचते हुए वापस उस दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। काफ़ी मुश्किलों के बाद मैंने वो दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चली गई। मैंने देखा कि वो एक बहुत बड़ा कमरा था, जैसे फिल्मों में रानी महारानी के कक्ष दिखाते हैं ना, ठीक उतना बड़ा, शायद उससे भी बड़ा कमरा था। मैं अचंभे से चारों तरफ देख रही थी। तब अचानक मेरी नज़र एक बहुत भयानक चेहरे पर पड़ी और मैं चीखते हुए बाहर की तरफ दौड़ पड़ी और बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर
उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को कॉलेज स्टाफ के बीच में पाया। पहले तो सबने मुझे जी भर के डांटा, फिर पूछने लगे कि क्या हुआ था, तुम चीखते हुए भाग क्यों रही थी। मैंने हैरानी से उन्हें देखा कि इन्हें कैसे पता कि मैं चीखते हुए भागी थी। तब मेरी सहेली ने बताया कि हम सब ने जब किले से बाहर निकलकर देखा तो तुम नहीं थी और हम सब वापस तुम्हें ढूंढने के लिए किलों के अंदर आए। तब हम सब ने तुम्हें चीखते और दौड़ते देखा, फिर तुम बेहोश होकर गिर गई थी। तब हम सब भी तुम्हारी तरफ आ चुके थे और फिर तुम्हें हम ले आए। मैंने अपने साथ घटी घटना उन सबको बताई, परंतु मेरी बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि तुमने शायद जागती आंखों से कोई भयानक सपना देख लिया है। हम सब तुम्हें लेकर आए तो हमने तो कुछ नहीं देखा, यह तुम्हारा वहम है। अकेले घूमने के कारण शायद तुम्हारा दिमाग में पिक्चरों की बात आ गई होगी। किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, पर तब से मैं हर साल कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बेचैन हो जाती थी और मेरे अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर जाती थी। तब मैं किसी न किसी को अपने साथ ले जाने लगी थी। मेरी माँ को जब मेरी इस अवस्था का पता चला तो उन्होंने बहुत इलाज कराया, पर मैं तब भी नहीं सही हुई तो माँ मुझे एक बड़े तांत्रिक के पास ले गई। तब तांत्रिक ने बताया कि मुझ पर एक बुरी आत्मा का साया है और वो आत्मा मेरे शरीर में हर कार्तिक पूर्णिमा को आ जाती है और मुझे मजबूर कर देती थी अपने साथ किसी दूसरे इंसान को लाने के लिए, और मैं हर बार किसी ना किसी को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाती और फिर मेरा रूप बदलने लगता और जो भी मेरे साथ जाता था वो मेरा रूप देखकर पागलों की तरह दौड़ने लगता और सदमे में आ जाता था। तांत्रिक ने बताया था कि वो आत्मा किसी बच्चे की है और किले के अंदर से ही तुम्हारे साथ आ गई थी, क्योंकि वो आत्मा एक ऐसे अच्छे बच्चे की है जो कि दूसरे व्यक्ति के साथ खेलना चाहता है, इसीलिए उस आत्मा ने अभी किसी को नहीं मारा। जब वो आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाती थी तो तुम्हारा रूप भयानक हो जाता था, जिसे देखने वाला पागलों की तरह चीखने लगता और सदमे में आ जाता था। तांत्रिक से ये सब जानने के बाद मैं और माँ टेंशन में आ गए थे, पर तांत्रिक ने इसका उपाय बताया और कहा कि जिस दिन बिना तुम्हारे पास से कोई बच्चा सही सलामत छूटकर वापस चला जाएगा, उस दिन से तुम्हें इस आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। फिर आत्मा मुझे परेशान ना करेगी और मेरे शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। इसका इंतजाम तांत्रिक ने कर दिया था। अब इंतजार था तो इस बात का कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में जल्द ही आए जब कोई बच्चा मेरे पास से सही सलामत वापस चला जाए और मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊं, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना बच्चा ही मेरे ठीक होने का कारण बनेगा। तांत्रिक के कहे अनुसार अब मुझे उस बच्चे की आत्मा से छुटकारा मिल गया है। ये कहते कहते नताशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पहले तो मुझे नताशा की बातों पर यकीन करने को मन नहीं हुआ और फिर मेरी आत्मा ने कहा कि नताशा को मैंने अपनी बहू के साथ बेटी भी माना है और यदि मैं नताशा पर विश्वास कर उसे नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा। और फिर नताशा ने जिस दिन से मेरे घर में कदम रखा था उसने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया था। तब मैंने नताशा को गले से लगा लिया और उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि नताशा ने ये सब हरकतें जानबूझकर नहीं की थी। अब मैं और नताशा मंदिर में ईश्वर का धन्यवाद करके रूहान को लेकर घर वापस आए। तब मैंने नताशा को पिछली बातें भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने को समझाया। नताशा और मैं जी जान से अमर और स्वीटी को सही करने में लग गए। नताशा को जी जान से स्वीटी और अमर की सेवा करते देख मुझे बहुत खुशी हुई थी। आज मेरा पोता 10 साल का हो गया था। अमर सही हो चुका था और पहले की तरह अपने ऑफिस जाने लगा था और स्वीटी की भी शादी हो चुकी थी और स्वीटी शादी करके अपने ससुराल में है और मेरी जान से प्यारी बहू नताशा नॉर्मल हो चुकी है कि अब कोई भी आत्मा नताशा पर नहीं आई, क्योंकि तांत्रिक के कहे अनुसार नताशा अब उस बच्चे की आत्मा से आज़ाद हो चुकी थी। अब कोई सी भी पूर्णिमा हो पर नताशा बेखौफ रहती है। आज ईश्वर की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी। थैंक यू।